आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है केमिस्ट्री का, और इसका जो वेटेज है बोर्ड में वो 28 मार्क्स का है। पूरी केमिस्ट्री आपकी 70 मार्क्स की है, जिसमें से 28 मार्क्स मिलेगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान केमिस्ट्री होती है अगर आपको समझ में आ जाए तो, और समझ में आने के लिए जरूरी है कि आपको बेसिक चीजें आती हो, जो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर है, इंडक्टिव इफेक्ट है, बेसिक जो टर्म्स यूज होते हैं, रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कार्बोनाइंस क्या होते हैं, ये जो बेसिक टर्म्स आपने फर्स्ट ईयर पढ़े वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। अब देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स आपको कितने पढ़ने हैं? 6। आपके सामने देखिए, फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोएल्केन्स, हाइड्रोइन्स, सेकंड अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, थर्ड है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर फोर्थ चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें अभी सिर्फ आपको एमीन्स और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ना है। क्लोराइड या सॉल्ट आप कुछ भी बोलिए, क्लियर? तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं, और इन्हीं में मैक्सिमम रिएक्शंस है आपकी। जो भी आपके बोर्ड में रिएक्शंस बनती हैं वो मैक्सिमम इन्हीं पोर्शंस में है। ये 4 चैप्टर्स में, फर्स्ट अल्कोहल, हाइड्रोकेन्स, हाइड्रोइन्स, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। इन चारों ही चैप्टर्स में, जैसे हम यहाँ बात करें हाइड्रोकेन्स की, हाइड्रोइन्स की, तो आपको इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। यहाँ भी अल्कोहल्स और फिनॉल्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, ईथर्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी, यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, सेम वैसे एमीन्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस, ऐसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो यहां से ये जितने आप 4 चैप्टर देख रहे हो, अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो बाकी आपके लिए हुआ चैप्टर है, आसान एकदम, मुफ्त के नंबर पे है। तो हाइड्रोकेन्स, हाइड्रोइन्स, ये वाला चैप्टर, दिस एंड दिस वन आल्सो, इनमें आपको ये सब की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, ये पढ़ना, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिर चैप्टर आपका जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स, ये मुफ्त का चैप्टर है, जो बायो वाले बच्चे हैं, फोकट का चैप्टर है, फ्री का चैप्टर है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, अमीनो एसिड्स पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़ना है, आपको विटामिन्स पढ़ना है, आपको एंजाइम्स पढ़ना है, आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, और एक नया टॉपिक आप में जुड़ा हार्मोन्स के बारे में, मेल और फीमेल हार्मोन्स के बारे में भी थोड़ा सा है, इसमें भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको सिर्फ जो पढ़ना है वो उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज पढ़ना है, मोनोसैकराइड्स में, डाइसैकराइड्स में आपको सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर केवल पढ़ना है। पॉलीसैकराइड्स में भी आपको जो पढ़ना है वो स्टार्च और सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ना, थोड़ा सा उनकी प्रॉपर्टी, और एक छोटा सा होता है ग्लाइकोजन, आप लोग जानते होंगे, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड आपको पता है कि लिविंग में जो है 20 है, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, उनका नाम पढ़ना है, और उससे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में प्रोटीन क्या है, उसके कितने टाइप्स का है, फाइब्रस, ग्लोबुलस, और उसके स्ट्रक्चर पढ़ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, डेनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, ये आपको इतना पढ़ना है। विटामिन्स में आपके वाटर सॉल्युबल फैट्स और विटामिन्स है, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, ठीक, एच, उनके सोर्स क्या है, उनकी डिफिशियंसी से बीमारी क्या होगी, ये आपको पढ़ना है। एंजाइम्स ऑलरेडी आप फिजिकल केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो एंजाइम्स जो है वो आपको पता है एक तरह का कैटलिस्ट होता है, बट ये कहां होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। एंजाइम की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिएगा, की लॉ ऑफ मैकेनिज्म क्या होती है। जैसे न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड आपको मालूम है हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता
करता है, ये डीएनए और आरएनए के बारे में आपको पढ़ना है, उनका डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलीमर है। पॉलीमर्स में आप लोग देख रहे होंगे आजकल आपकी सराउंडिंग में जो भी कुछ दिख रहा है सब पॉलीमर। आपके घर में देखिए, आपके घर में जो है रेफ्रिजरेटर है, उसकी बॉडी फाइबर की बनी होती पॉलीमर है, ठीक है। आपके घर में जो है प्रेशर कुकर के हैंडल पर काला काला देखिए कवर लगा होता है, वो क्या बेकेलाइन है। आपके घर में स्विच लगी, क्या बेकेलाइन। कंघा यूज करते हो, क्या बेकेलाइन है। प्लास्टिक की पाइपें, बाल्टियां घर में यूज है, सब क्या है आपके घर में पॉलीमर्स है। तो यहाँ पॉलीमर्स पढ़ना है, पॉलीमर्स की वैरायटी क्या क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीमर्स, ठीक है, कैसे बनेंगे, उनका यूजेस क्या है, वो सारा पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन में जो है वो कई पैरामीटर्स हैं, सोर्स के बिहाफ पर, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बिहाफ पर, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ठीक, ये पढ़ना है। और उनके प्रिपरेशन के बिहाफ पर एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो ये सारी जो है चीजें आपको पॉलीमर चैप्टर में पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक का है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, माने हमारे घरेलू रोज के दिनचर्या में केमिस्ट्री का क्या रोल है और क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो आपको मालूम होगा आज के समय में हर व्यक्ति के घर में दवा का यूज होता है, ड्रग। अब इस ड्रग्स में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है, सल्फा ड्रग्स है, नींद की गोलियां हैं, ठीक, ट्रैंक्विलाइजर है, स्लीपिंग पिल्स, ठीक है, एंटीहिस्टामाइन्स है, ये सारे ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी में ड्रग टारगेट कैसे करती है, मान लो आपके हाथ में फोड़ा हुआ तो यहाँ दवा नहीं खाते था, मुंह से खाते हैं, तो दवा कैसे पता फोड़ा कहाँ हुआ है, तो कैसे काम करता है वहां पर। जैसे जब आप साइकिल का पंचर बनवाने जाते हो तो आपने देखा होगा पानी रखा होता है, ट्यूब में हवा भरता है, फिर देखता है कहाँ पंचर हुआ है। तो वैसे ड्रग भी आपकी बॉडी में काम करती है, जिसको बोलते हैं ड्रग टारगेट। ड्रग कैसे टारगेट करेगी। उसके बाद हम देखते हैं आजकल लोग डायबिटीज के बहुत पेशेंट हैं, चीनी नहीं खा सकते, गुड़ नहीं खा सकते, मिठाई जो नेचुरल चीजें वो नहीं खा सकते, नेचुरल स्वीटनर्स नहीं खा सकते, तो उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाए गए हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो स्वीटनेस है वो नेचुरल स्वीटनेस से बहुत ज्यादा होता है। उनके बारे में आप पढ़ोगे, एलिटेम है, सैक्रिन है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो है डिटर्जेंट्स के बारे में आप पढ़ोगे, कैटायनिक एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो है आपके टोटल ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो आपको फोकस करना होता है वो ये मैंने कहा 4 चैप्टर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो ये बाद में आसानी से निपट जाने वाले चैप्टर है। इनको थोड़ा रखना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपका ये काम हो जाएगा। तो अगर आप बोर्ड में मोर देन 95% चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपको केमिस्ट्री में 100 के आसपास पहुंचना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि टोटल 28 नंबर आपका देगा एकदम मुफ्त का। थोड़ी सी मेहनत करिए, पूरे 28 ले जाइए, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके हो गए। इसको कैसे पढ़ना है ये हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नाउ बेटा फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लियर? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हो? एल्केन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड एल्केन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कहते हैं एरीन। माने जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसे एल्केन, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसे एरीन। माने जैसे बेंजीन, टॉलुइन, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? एरीन। क्लियर? एल्केन और एरीन। अब बेटा देखो, कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन बाय हैलोजन
कॉल्ड हैलोएल्केन्स। अगर हम किसी एल्केन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा दें हैलोजन से, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे आप क्या नाम दोगे? हैलोएल्केन। जैसे बेटा CH4 एक एल्केन है, मीथेन है। आपने इसको हैलोजन से रिएक्ट कराया, हैलोजन में आपका X माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हालांकि सबके रिएक्शन की कंडीशन अलग होती है। आपने यहां सनलाइट ले लिया, हीट ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ये जो CH3X बना, इसको आप क्या बोलोगे? हैलोएल्केन। जैसे बेटे हमने RH माने कोई भी एल्केन, R माने एल्काइल ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी उसके साथ H जोड़ दिया, एल्केन हो गया। अब तो मालूम होगा कि अगर हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दें तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एल्काइल ग्रुप। हियर इज दिस बॉन्ड नॉट नेगेटिव साइन। तो RH कोई एल्केन है, आप इसको किसी हैलोजन से रिएक्ट कराओगे, RH बनेगा। ये RH क्या है? हैलोएल्केन। क्या है? हैलोएल्केन। R कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, एनी एल्काइल ग्रुप। तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी हुई बेटा हैलोएल्केन्स की। तो हैलोएल्केन्स क्या हुए? कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय द हैलोजन कॉल्ड हैलोएल्केन्स। सेकंड बात करते हैं, कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरीन। एरीन माने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन कॉल्ड हैलोएरीन्स। क्लियर? जैसे बेंजीन, बेंजीन क्या है? एरीन है। अब एरीन के लिए सिंबल हम लोग एराइल ग्रुप होता है AR। अगर आप किसी एरीन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दोगे तो एराइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एराइल ग्रुप। तो आपने एरीन से किसी हैलोजन को रिएक्ट कराया, X माने कोई भी हैलोजन, ARX बन जाएगा। ये ARX क्या हुआ? हैलोएरीन। क्लियर? ये आपका एरीन है कोई भी। जैसे यहां पर आपने बेंजीन लिया, बेंजीन को हैलोजन, हैलोजन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया, तो ये आपका C6H5X बन गया, जिसको आप क्या बोलोगे? हैलोएरीन बोलोगे। क्लियर बेटा? जैसे यहां पर आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने C6H6 को क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया आयरन की प्रेजेंस में, C6H5Cl बन गया। दिस इज द हैलोरीन और दिस इज द क्लोरोबेंजीन, बिकॉज़ दिस इज द बेंजीन। क्लियर? ऐसे ही आपने यहां पर C2H6 किया इथेन, आपने इसको Cl2 से रिएक्ट करा दिया, C2H5Cl HCl, ये आपका बन गया क्लोरो इथेन। ये है आपका इथेन और ये है क्लोरीन। तो ये क्या हुआ बेटा? हैलोएल्केन। ये क्या हुआ बेटा? हैलोएरीन की कैटेगरी। तो इस चैप्टर में आप जो पढ़ रहे हो वो आप हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स, तो हैलोएल्केन्स ऐसे कंपाउंड जो किसी एल्केन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाए जाते हैं, जिसमें एल्केन का हाइड्रोजन एटम हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है। हैलोएरीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें एरीन का हाइड्रोजन किसी हैलोजन से रिप्लेस करके बनता है, उसे हैलोएरीन्स बोलते हैं। अब हम कुछ चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में यूज होगा। हालांकि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, फिर भी एक बार हम आपको मेमोराइज करा देते हैं। सबसे पहला टर्म कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है। कैसे आप पहचानोगे इनका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल, मतलब क्या है उसका, कैसे आप पहचानोगे? तो
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन। जैसे ये बेटा आपका प्रोपेन है, आप देख रहे हो CH3 CH2 CH3, इसमें ये जो कार्बन है पहला वाला, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको आप 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन बोलोगे। आप प्राइमरी बोलो या 1 डिग्री, बात एक ही है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से आपके दो कार्बन जुड़े, एक ये और एक ये, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री, या इसको आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी कार्बन। फिर यहां इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब इस कंपाउंड में आइए, यहां पर इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली, जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होगा वही देखा जाएगा, इसकी डिग्री 1। इस कार्बन को देखिए, इससे 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री। इसको कौन क्या बोल सकते हैं? टर्शियरी कार्बन। अगर इस कार्बन को देखो बेटा तो 1 डिग्री, इस कार्बन को देखो तो बेटा 1 डिग्री। अब यहां देखिए, इसका भी डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है 1 डिग्री। यहां पर कार्बन जो बॉन्डेड है कितने देखिए, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन 1 2 2 ही कार्बन डायरेक्टली, तो क्या होगा इसकी डिग्री? 2। इसकी डिग्री 1 2 3 4 कार्बन इससे जुड़े हैं, 4 डिग्री। इससे एक कार्बन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो आप किसी कार्बन की डिग्री जो पहचानते हो, वो पहचानते हो उस कार्बन से जुड़े हुए नंबर ऑफ कार्बन के बिहाफ पर। अगर किसी कार्बन चेन में एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा तो प्राइमरी कार्बन होगा, 2 जुड़ा है तो सेकेंडरी होगा, 3 जुड़ा है तो टर्शियरी होगा, और 4 जुड़ा है तो क्वार्टरनरी होगा। अब इसी के बिहाफ पर आप एक बात और समझ लो अच्छे से बेटे, कि ये आपका हाइड्रोजन की डिग्री आप कैसे पहचानोगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे समझेंगे बेटे, वो भी हम देख लेते हैं। आपको मिलेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। H bonded with 1 degree carbon is called 1 degree hydrogen. H bonded with 2 degree carbon, 2 degree hydrogen. H bonded with 3 degree carbon, 3 degree hydrogen. जैसे बेटे ये आपकी कार्बन चेन है, ध्यान से समझिएगा। आप इस कार्बन को देखिए तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसको हम चेन को थोड़ा बैफरगेट कर देते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ते हुए चलिए, जिनको जहां डाउट हो वो डाउट आप पूछते चलिए। अब आप पहले इस कार्बन चेन में कार्बन की डिग्री डिसाइड कर लो। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। अब आप देखो जरा, इस 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? 1 डिग्री। ये भी कौन सा हाइड्रोजन है? 1 डिग्री। ये भी कौन सा हाइड्रोजन है? 1 डिग्री। ये भी कौन सा हाइड्रोजन है? 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब अगर यहां से पूछा जाए आपसे तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटे? 2। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1। ठीक। आगे आप जब रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा
3 degree hydrogen is more reactive than 2 degree hydrogen is more reactive than 1 degree hydrogen. Decreasing order of reactivity, ये आगे रिएक्शन बताया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 3 डिग्री वाला जो कार्बन होता है वो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करता है ताकि वो स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल बना सके। किसकी रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू 2 डिग्री। अब 2 डिग्री वाला जो कार्बन होगा 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा ताकि वो 2 डिग्री स्टेबल का फ्री रेडिकल बना सके। इसीलिए बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये आपने अभी सीखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन बोलते हैं और 4 डिग्री जनरली यूज नहीं होता, उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलते हैं। तो यहां तक किसी को डाउट? अब आगे देखो बेटा, इसी में आपको देखना है कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको मालूम होना चाहिए साइंस जो है ग्रीक से ली गई है और ग्रीक का अल्फाबेट क्या होता है, अल्फा बीटा गामा आगे। जैसे हमारा अल्फाबेट क्या है इंग्लिश का, एबीसी। तो अभी जो हम सीखते हैं नॉमेनक्लेचर में, आप 1 2 3 करते हो, पहले 1 2 3 नहीं, अल्फा बीटा गामा होता है। मान लीजिए जैसे बेटा ये कोई कार्बन चेन है, यहां पर ये कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, F माने कोई फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोजन मत समझिएगा इसको फ्लोरीन। अब जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, इसकी जगह पर यहां X भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन। जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। अल्फा बीटा गामा। जैसे बेटा CH3 CH2 CH2 Br, किसी का अल्फा कार्बन, किसी का बीटा कार्बन और किसी का गामा कार्बन। ठीक। अल्फा बीटा गामा कार्बन, ठीक ना। आप देखिए बेटा आपका क्लियर हो गया। मान लीजिए आपका कोई हाइड्रोजन यहां होगा, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, एक बीटा रेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अल्फा बीटा माने जो कार्बन, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वो अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा कार्बन का रहेगा। क्लियर है ना? अब देखो बेटे H बॉन्डेड विथ अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। H बॉन्डेड विथ बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन। H बॉन्डेड विथ गामा कार्बन,
गामा हाइड्रोजन। ठीक, अल्फा बीटा गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन आपको क्लियर होगा, इतनी जरूरत पड़ेगी, आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए दूसरी चीज कि किसी कार्बन चेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में माने हेलोजेन्स हेलोजेन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे? याद रखना बेटा, जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो हम केवल सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड की बात नहीं करते। अगर किसी कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जैसे मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? sp3। ठीक, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3 sp2। जैसे ये कार्बन है, इसके पास एक सिग्मा सॉरी एक पाई 3 सिग्मा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? sp2। सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp। जैसे इस कार्बन की देखिए 2 ही सिग्मा बॉन्ड। अब इसको आप कार्बन चेन में कैसे पहचानोगे? अगर मान लीजिए आपको कोई बड़ी चेन दे दी है, कोई एल्काइल हैलाइड हो, बड़ा एल्काइल हैलाइड हो, वेराइल हैलाइड हो, तो उसको आप कैसे पहचानोगे? देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में या कार्बन चेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है। आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग में इसे पढ़ा है। इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पर आपको मैं केवल बता रहा हूँ कि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर किसी कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 4 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, सिग्मा बॉन्ड 3 है तो sp2 होगी, सिग्मा बॉन्ड 2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp होगी। क्लियर? तो आप उसके बिहार पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड कर लोगे। और भी एक तरीका होता है, अलग उसमें कभी-कभी आप फंस सकते हो। अगर किसी कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड, सिंपल सी बात, अगर चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, माने ऑल बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम इज सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। अगर किसी कार्बन के पास along with सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी है, ये देखिए आप 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा? sp2 हो जाएगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp हो जाएगी। एक बात यहीं पर आप और स्पष्ट समझ लीजिएगा, अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, sp3 कार्बन का जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल, ऐसे शेप होगा। क्लियर? अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, क्या है? sp2 है, तो उसका शेप कैसा होगा बेटा? ट्रायंगुलर होगा। कैसा होगा? ट्रायंगुलर होगा, मींस ये शेप हो जाएगा। ठीक? और अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है, तब उसका शेप कैसा होगा बेटा? तब उसका शेप हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप एल्कीन की बात करते हो तो एल्कीन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डबल बॉन्ड लगाते हो और हाइड्रोजन को या जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं ऐसे जोड़ते हो, क्योंकि इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर पैनल है। क्लियर? अब देखिए कार्बन कंपाउंड में आप हाइब्रिडेशन को कैसे फाइंड आउट करोगे। आप देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2 भी आ। अब आप इसको और क्लियर समझने के लिए इसके एक एक एटम को ब्रेक कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लीजिए। ये कंडेंस फॉर्म है, इसका आप स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लो। जब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लोगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर? अब इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, माने सारे के बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो इस कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट क्या हो गई? sp3। इस कार्बन को देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक क्या है? पाई बॉन्ड, तो इसकी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? sp2। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? sp2। 1 2 3 चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp3, माने सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अब इस दूसरे कंपाउंड को जरा देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH Cl CH3। और एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग ध्यान से कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी? 4। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होगी बेटे? 4। माने कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 4 से ज्यादा नहीं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 4। इसलिए कार्बन कंप्लीटली ऑक्टेट पूरा करता है और प्रेसाइज कंपाउंड बनाता है। ठीक है? आप देखिएगा कि इस कंपाउंड यहां आप देखिए डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगा, तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब आप जरा इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ले आइए। कंडेंस फॉर्म से किस फॉर्म में लाना है? स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ध्यान से देखना है। तो जब आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाओगे, हमेशा आपको याद रखना होगा कि कार्बन के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, 4 से ज्यादा बॉन्ड हो रहा है, तो आपका स्ट्रक्चर गलत है। अब इसको देखिए, यहां पर इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, हाइड्रोजन sp3, 1 2 3 हाइड्रोजन sp2, 1 2। जहां पर देखिए, जहां पर बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जहां पर डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। जहां पर ट्रिपल होगा, ये 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। माने 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन पाई बॉन्ड बनता है। अब आप यहां पर देखो, इस कार्बन के पास 1 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp। इस कार्बन के पास 1 2 3 sp2, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 sp3, इसके पास भी 4 sp3। अब आप जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये बेंजीन रिंग है, आपको मालूम होगा प्रोसीजर क्या है। ये बेंजीन रिंग है, इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाइए। 6 कार्बन है, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इसमें हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है बेटा, लेकिन जहां पर कोई दूसरा एटम लग जाएगा, जैसे ब्रोमीन, वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड लगा दीजिए, सारे के सारे कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब आप यहां पर देखो, हर एक कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, लेकिन एक पाई बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। यहां भी 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 sp2। तो यहां पर हर एक कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट आपको sp2 नजर आ रही है। ठीक? अब ऐसे आप किसी साइक्लिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जैसे हमने साइक्लोपेंटेन बनाया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां कोई हाइड्रोजन लगा दीजिए, कोई भी एटम लगा दीजिए, ग्रुप ऑफ एटम लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए। अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म को आइए देखिए, यहां पर ये साइक्लो कंपाउंड है, ये आपके 5 कार्बन हो गए, एक कार्बन से Cl जोड़ दीजिए, यहां पर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए। बाकी कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करेंगे आप? हाइड्रोजन से। हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, जो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो हाइड्रोजन जोड़ दोगे, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। अब जरा देखिए,
इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा sp3। इस कार्बन को जरा देखिए 1 2 सॉरी यहां पर क्या है 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 में 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, क्या हो जाएगा sp2 3 सिग्मा बॉन्ड, यहां भी 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहां पर 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा sp3। 1 2 3 4 चारों सिग्मा बॉन्ड sp3, 1 2 3 4 चारों सिग्मा बॉन्ड sp3। ठीक, तो यहां पर आप देखिए इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप कार्बन के हाइब्रिडेशन, तो इस तरह से बेटे आप हर एक कार्बन में कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट माने कार्बन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन चेन में आप कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना सीख जाइए। ठीक है, आपके फर्स्ट ईयर में आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में देखा होगा, 2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए जिसमें आपको कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता था। क्लियर? तो ये आपने देखा कि आप किसी कार्बन चेन में कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा, आपने इसके पहले देखा कि आप सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना आप जानते ही हो, उसके बाद आपने देखा कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। ठीक है, अब आज हम दूसरा सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हेलोजेन्स और हेलोटेरियंस का।